हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एक साइंस के ग्रुप डी के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलो देखते हैं। पहला सवाल है कि वे मेटल डिटेक्टर जिनसे ऊपर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वे किसके द्वारा संचालित होते हैं। नंबर 1 सिविल लॉ, दूसरा है न्यूटन लॉ, तीसरा है फैराडे लॉ और चौथा है कूलॉम का नियम। तो आपका आंसर होगा फैराडे का नियम, ऑप्शन नंबर सी। जो मेटल डिटेक्टर जिनके माध्यम से लोग हवाई अड्डे से गुजरते हैं वे फैराडे के नियम के द्वारा संचालित होते हैं। एक मेटल डिटेक्टर एक उपकरण है जो पास में धातु की उपस्थिति का पता लगाता है। मेटल डिटेक्टर वस्तुओं के भीतर छिपे धातु का निष्कर्षों तथा भूमिगत दफन धातुओं की वस्तुओं का पता लगाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसको 1881 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने पहला मेटल डिटेक्टर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है कि चाय, कोको और कोला पेय में कौन सा उत्तेजक होता है। नंबर 1 कैफीन, नंबर 2 स्तमक, नंबर 3 एस्पिरिन, नंबर 4 कोकीन। तो आपका आंसर होगा कैफीन। एक उत्तेजक एक दवा है जो शरीर में शारीरिक और जो तंत्रिका गतिविधियों के स्तर को बढ़ा देता है। यह मूल रूप से मस्तिष्क और शरीर के बीच संदेश की गति देता है। उत्तेजक के उदाहरण हैं जैसे कि कैफीन, निकोटीन, कोकीन, एम्फेटामिन आदि होते हैं। स्पष्टीकरण के लिए चाय, कोको और कॉफ़ी और कोला पेय में कैफीन होता है। ये थोड़ा हल्का उत्तेजक होता है, मतलब ज़्यादा हैवी नहीं होता। कैफीन ये होता है, मतलब ये लोकप्रिय रूप से मतलब ज़्यादा प्रचलन में है। ये मूड को मतलब नर्वस सिस्टम को हमारे को कार्य को बदल देता है। जैसे नॉर्मल काम कर रहा है तो बढ़िया तरीके से काम करेगा, तेज़ी से काम करेगा। कोकीन शक्तिशाली उत्तेजक होता है कोकीन, लेकिन और जैसे चाय में होता है कैफीन वो बहुत हल्का होता है। और कोकीन जो मतलब नशे में काम लिया जाता है ये बहुत शक्तिशाली होता है और इसकी लत भी लग जाती है। इसी प्रकार से स्मोक होती है, ये मांसपेशियों को सिकुड़ाता है मतलब, और छिद्रों को कसने और तेलों को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और टैनिन आमतौर पर पेड़ और लकड़ी और पत्तियों आदि छालों में पाए जाने वाले होते हैं। इनके संरक्षण के लिए उपयोग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आपके पास दो परमाणु हैं, एक है सोडियम और एक है मैग्नीशियम। दोनों में से क्या समानता है इसके? क्या ये समभारिक है, क्या ये समस्थानिक है, क्या ये सम न्यूट्रॉनी है या ये सम इलेक्ट्रॉनी है? तो इनमें से देखते हैं कि 11 इनका परमाणु संख्या है और 24 इनका द्रव्यमान है। अगला मैग्नीशियम में देखते हैं कि 12 इनका परमाणु संख्या है और 24 इनका परमाणु द्रव्यमान है। तो देखते हैं कि दोनों का परमाणु संख्या बिल्कुल समान नहीं है और परमाणु भार है वो इनका समान मिल रहा है और इनकी न्यूट्रॉन संख्या भी बराबर नहीं मिल रही है। तो ना तो ये सम न्यूट्रॉनिक है, ना ये समपरमाणविक है, समस्थानिक है, ये है समभारिक। जिनके भार समान होते हैं समभारिक, जिनके परमाणु समान होते हैं, परमाणु संख्या बराबर होती है या प्रोटॉन संख्या बराबर होती है, वो होते हैं समस्थानिक। और जिनकी न्यूट्रॉन संख्या हो द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन संख्या, वो होते हैं सब न्यूट्रॉनिक। अगला क्वेश्चन है कि एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से समान गति से चल रही है। ब्रेक लगाने पर 50 मीटर की दूरी तक जाकर वो रुकती है। यदि यात्रियों के साथ उसका द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक लगाने पर बल क्या होगा? तो इसमें हमारा बल कौन सा होगा? -2050 न्यूटन, -2250 न्यूटन, -2000 न्यूटन, -2100 न्यूटन। तो बेसिकली इसमें न्यूटन का वो फॉर्मूला लगेगा
v² माइनस u² बराबर 2as, कुछ ऐसा ही लगेगा। तो चलो देखते हैं इसका आंसर। -2250। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका द्रव्यमान 1000 किलो हो जाएगा। प्रारंभिक वेग 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको यूनिट को छोटा कर लेंगे तो हमारा 15 मीटर प्रति सेकंड निकलेगा। दूरी 50 मीटर है, तो गति का समीकरण लिखेगा v² बराबर u² प्लस 2as। तो आखिरी वेग भी होता है वो हमारा 0 है, और u प्रारंभिक वेग है, तो u की जगह रख देंगे तो 15² प्लस 2a हमें निकालना है। ये s दूरी हो जाएगी, तो s की जगह 50 लिख देंगे, और इस प्रकार से हम बल निकाल लेंगे। एक व्यक्ति अपनी पीठ पर 10 किलो वजन का एक थैला लेकर 500 मीटर ऊंचाई पर एक पहाड़ पर चढ़ता है, तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा mgh, द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान गुणा त्वरण गुणा और कितनी ऊंचाई है mgh। तो 10 गुणा 500 गुणा और जी का 10 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 गुणा 10 की पावर 4 जूल। मीटर और गुरुत्वाकर्षण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो कार्य हो जाएगा mgh से हम इसको कर लेंगे सॉल्व, और यूनिट हमारी जूल आ जाएगी। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो ये तो नेचुरली सभी जानते हैं कि इसका Au होगा। आवर्त सारणी में कुछ तत्वों का रासायनिक प्रतीक उनके लैटिन नाम से जाना जाता है। चांदी को Ag के नाम से, Ag यानी अर्जेंटिनम, और गैडोलिनियम को Gd से, और लोहे का प्रतीक नाम लैटिन नाम होता है फेरम। सोने का लैटिन नाम ओरम होता है, इसलिए इसको Au से डिनोट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है? श्वसन, हृदय स्पंदन, लार स्वन जो लार स्रावित होती है वो, और हाथ की गति। श्वास, इसमें से देखते हैं आपका आंसर कौन सा है। तो इसमें देखते हैं कि श्वसन अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया है, हृदय स्पंदन में अनैच्छिक क्रिया है, और लार स्रावन ये भी अनैच्छिक क्रिया है। ये हमारे मतलब कंट्रोल में नहीं है एक तरह से ये सभी चीज़, लेकिन हाथ की गति को तो हमारे ये तो हमारे कंट्रोल में है। सांस लेना, हृदय को पंप करना, लार का टपकना, पलकों का झपकना आदि एक प्रतिवर्ती क्रिया है। हाथ एक स्वैच्छिक और अनैच्छिक दोनों हो सकते हैं, लेकिन सर्द शक्ति से प्रतिवर्ती क्रिया नहीं हो सकती। एक प्रतिवर्ती क्रिया जिसमें प्रतिवर्ती के रूप में भी जाना जाता है, एक उत्तेजना के जवाब में एक अनैच्छिक और लगभग तत्कालीन गति होती है। उद्दीपन प्रग्राही पर मतलब किसी चीज़ पर हम रखते हैं तो सबसे पहले उद्दीपक, प्रग्राही, संवेदी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, प्रभाव कारक और प्रतिक्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया के बाद में तंत्रिका मार्ग को प्रतिवर्त चाप कहलाता है। त्वचा में एक रिसेप्टर एक उत्तेजना का पता लगाता है। संवेदी न्यूरॉन रिले न्यूरॉन को आवेग भेजता है। मोटर न्यूरॉन प्रभावक को आवेग भेजता है। प्रभावक एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। इस प्रकार से प्रतिवर्ती क्रिया होती है। सूरजमुखी के पौधे के बीज में होते हैं एल्कलॉइड, तेल, रंग या क्रिस्टल। इसमें देखते हैं ज़्यादातर सरसों का, सूरजमुखी का जो होता है ज़्यादातर तेल निकालने के लिए ले लिया जाता है यार। सूरजमुखी का बीज फल हेलिएंथस अर्नोस इसका रासायनिक नाम है। इसकी 3 किस्में होती हैं,
लिनोलिक उच्च ऑलिक और सूरजमुखी के तेल के बीच मोनो अनसैचुरेटेड संतृप्त और पॉली अनसैचुरेटेड वसा प्रत्येक प्रकार में भिन्न होते हैं। इस लेख में सामग्री लिनोलिक एसिड के बारे में होती है। प्रोटीन 42% होता है, आहार फाइबर 36%, कई बी विटामिन 30% होती है और इसमें आयरन, जिंक, मैग्नीशियम आदि भी होते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व में अधिक परमाणु त्रिज्या होती है? नंबर 1 सोडियम, नंबर 2 पोटेशियम, नंबर 3 कार्बन, नंबर 4 नाइट्रोजन। तो देखते हैं कि सोडियम आवर्त सारणी में पहले में आ जाता है, पोटेशियम भी पहले में आता है, कार्बन आगे पहुंच गया, नाइट्रोजन भी आगे पहुंच गया, तो सोडियम और पोटेशियम में से एक होगा। तो सोडियम ऊपर है, पोटेशियम नीचे की तरफ है आवर्त सारणी में। तो जाहिर सी बात है नीचे का जो होगा उसका आकार बड़ा होगा, तो शायद पोटेशियम। कार्बन का समूह 14 आवर्त सेकंड और परमाणु संख्या 6। नाइट्रोजन का समूह 5 आवर्त सेकंड, परमाणु संख्या 7। सोडियम 1 और आवर्त 3, परमाणु संख्या 11। पोटेशियम 1 समूह में आवर्त है 4 और परमाणु संख्या है 19। परमाणु का आकार आवर्त में घट जाता है क्योंकि एक विशेष आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ता है, और परमाणु आकार आमतौर पर एक पूरे समूह में बढ़ता है क्योंकि हम ऊपर से नीचे की ओर एक विशेष समूह होते हैं। ल्यूमिनस फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? लक्स, लुमेन, कैंडल और कैंडेला बटे मीटर, तो इसका हो जाएगा ल्यूमेन। इसके भौतिक मात्रक इधर दे रखे हैं और ऐसा इकाई इधर दे रखी है। ल्यूमिनेंस का हो जाएगा कैंडेला बटे मीटर स्क्वायर, इल्यूमिनांस का हो जाएगा लक्स, ल्यूमिनांस का हो जाएगा फ्लक्स, ल्यूमिनांस फ्लक्स का हो जाएगा लुमेन। पदार्थ की मात्रा तिल, चमकदार तीव्रता ये कैंडेला हो जाएगा, तीव्रता का कैंडेला होता है ये है। चुंबकीय क्षेत्र की ताकत ए बटे मीटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के रंग को निर्धारित करता है? आयाम, तीव्रता, तरंगदैर्घ्य और वेग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तरंगदैर्घ्य। परावर्तन वह घटना होती है जब प्रकाश की किरणों को उसी माध्यम में वापस ले जाता है। यहाँ पर दे रखी है व्याख्या, रंग प्रकाश का वह गुण है जो उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो उसमें कुछ अवशोषित होता है और कुछ परावर्तित होता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति उपरोक्त संबंध से निकटता से संबंधित है। V बराबर C बटे लैम्बडा। आवृत्ति जितनी अधिक होगी तरंगदैर्घ्य उतनी कम होगी। तो इसके द्वारा हम कह सकते हैं कि प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य पर निर्धारित करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब कि बेकिंग सोडा, खाना सोडा, इसको गर्म करते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम। जब इसको हम गर्म करते हैं तो इसका सोडियम कार्बोनेट बनता है प्लस CO2 बनता है प्लस H2O बनता है, तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा इसका। ये देखिए CO2 और H2O। युग्मक का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? विखंडन, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन। तो ये हो जाएगा आपका अर्धसूत्री विभाजन। ये इसमें डिटेल दे रखे हैं। अर्धसूत्री विभाजन
एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसमें एकल कोशिका दो बराबर होकर चार संतति कोशिकाओं में निर्माण करती है। युग्मज पुरुष और महिलाओं के युग्मकों के संलयन से बना जाता है। इस प्रक्रिया को युग्मक संलयन भी कहते हैं। विद्युत ऋणात्मकता किससे सही क्रम में, मतलब सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में है, ऑक्सीजन में, फिर नाइट्रोजन में, फिर क्लोरीन में, या फिर पहले ऑक्सीजन में होगी। तो इसमें भाई साहब ऑप्शन नंबर ए की होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में होती है, उसके बाद में ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और फिर क्लोरीन, इस प्रकार से होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता प्रवृत्ति निम्नानुसार होती है। फिर कल बाहर आई आंटी, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। तो 17वें आवर्त में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन में ही होती है। निम्नलिखित में से एक उच्चतम द्रव्यमान वाला है, H2SO4, Ag, CO2 या O2। तो इसमें सबसे अधिक Ag का होगा और इसका होता है आपका 108 ग्राम होता है। H2SO4 का हो जाएगा 98 ग्राम और सिल्वर का 108, CO2 का हो जाएगा 44,